हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने के साथ साथ मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, ठीक है। उस लेक्चर के बाद मैंने क्लासरूम पे एक शीट अपलोड की थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो मुझे एक दो लोगों ने डाउट पूछा, मैंने क्लियर कर दिया। या तो दो चीज़ें, या तो आपको सारे क्वेश्चंस आ गए ईजिली, और या फिर आपने किए ही नहीं। आज के लेक्चर पे व्यूज़ भी बहुत कम है, तो थोड़ा ऐसा मत कीजिए, टाइम के साथ पढ़ाई कीजिए, वरना लेक्चर्स आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। अब जो नेक्स्ट मॉडल है उसका नाम है बोहल्स मॉडल। मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इस मॉडल को देने वाले का नाम क्या था, नाम पे उनके मॉडल है, तो गिवन बाय बोहल। कब दिया था इस मॉडल को, दिया था गिवन इन 1930। थर्ड पॉइंट है, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिज्म। यानी आपने जो थ्योरी पढ़ी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो ये मॉडल देने वाले बोहर थे, 1913 में बोहर ने मॉडल दिया था, और बेस्ड है क्वांटम मैकेनिज्म पे। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं चीज़ें बताता हूँ। चलिए, मैंने आपको स्टार्टिंग के दिन में एक डायग्राम बना के दिखाया था एटम का। तो एक्चुअल में मैंने आपको बोला था कि ये आगे जाके एक्सप्लेन होगा। एटम का डायग्राम ऐसा किसी ने नहीं डिफाइन किया। हमने रदरफोर्ड तक पढ़ा है, तो रदरफोर्ड में भी शेल जैसी कोई भी चीज़ नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने भी इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन को डिफाइन नहीं किया है। मैंने यही चीज़ आपको बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने जनरेट करवाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है तो न्यूक्लियस पे जाके गिरते क्यों नहीं। तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। किसने एक्सप्लेन किया, बोहर ने। चलिए, तो मैं एक बार वापस से वो डायग्राम बनाता। देखिए, ये न्यूक्लियस है। या फिर एक काम करते हैं, अपन पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। यानी इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, उन्हें अपन उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, पहला पोस्टुलेट जो इसका है वो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के लिए। Electrons are revolving in a circular path around the nucleus called orbit, shell, called orbit or shell. Electrons are revolving in a circular path around the nucleus called orbit or shell. यानी इनका पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट या फिर शेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये पहला पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट देखिए, मैं आपको दो तीन पोस्टुलेट यहाँ पे लिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उन पोस्टुलेट से ही इसका पूरा डेरिवेशन है। देखने में डेरिवेशन बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से फोकस अच्छा रखा तो बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको मैंने एटम का डायग्राम बना के दिखाया था कि एटम स्फेरिकल होता है, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो होती है इसे हम बोलते हैं वैलेंसी शेल, क्योंकि ये लास्ट शेल होती है, और इसके बीच में बहुत सारी शेल होती है। तो मैं इसी डायग्राम को बनाऊंगा, लेकिन किस तरह बनाऊंगा, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको बनवा चुका हूँ। इसके चारों तरफ है ऑर्बिट्स,
ठीक है, ये अपन ने क्या कर दी, डॉट 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 इनफाइनाइट ऑर्बिट्स बना। अब देखिए बोहर का मैंने पहला पोस्टुलेट लिखाया, उसके बाद एक चीज और आप ऐड कर लीजिए, कॉल्ड ऑर्बिट और शेल एंड ही नेम देम एज के एल एम एन डॉट। तो बोहर ने इनको नाम क्या दिया, के एल एम एन, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये वाली जो शेल है वो ये है, यानी कि वैलेंसी शेल, जिसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। शेल्स को हमेशा हम एन से इंडिकेट करते हैं, तो ये क्या है, एन इज इक्वल टू 1, ये क्या है, एन इज इक्वल टू 2, ये क्या है, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, और इसको क्या बोलेंगे, एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। बोर्ड नीचे तक दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बोहर ने सबसे पहली चीज बताई कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो इन सर्कुलर पाथ में, ये एक सर्कुलर पाथ होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये उसका पहला पोस्टुलेट था, और उसने उनको नाम क्या दिया, के एल एम एन करके उनको नाम दिया। तो ये शेल्स के नाम उन्होंने दिए के एल एम एन। एन इज इक्वल टू 1, स्मॉल एन से जब भी कभी आपके सामने एक इंडिकेशन आ जाए एन, तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, शेल की, और शेल को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अभी तो आप डिटेल में देखोगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेल में भी नहीं होते, शेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सब अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ये उसका पहला पोस्टुलेट था। अब इस डायग्राम में बहुत सारी बातें हैं, तो वो मैं अभी आपको ऑब्जर्वेशन से बताऊंगा। तो पहला ये डायग्राम आप बना लीजिए, जो उसका पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कहाँ रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ व्हिच इज नोन एज ऑर्बिट और शेल एंड नेम्ड एज KLMN, ठीक है। तो K मतलब n इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलोगे आप, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ग्राउंड स्टेट। यानी कभी आपसे बोला जाए ग्राउंड स्टेट, तो आप समझ जाना कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और न्यूक्लियस से सबसे दूर वाली शेल को वैलेंसी शेल बोलते हैं, जिसको मैंने n से इंडिकेट किया है, ठीक है। अब इसके जो पहले वाली शेल होगी, यानी कि वैलेंसी शेल से जो जस्ट पहले वाली शेल होती है, इसको नाम वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी आप लोग देख लो, इसको नाम देते हैं पेनल्टीमेट शेल, इसको नाम देते हैं पेनल्टीमेट शेल। और इससे भी जो पहले वाली शेल होती है, यानी ये लास्ट की 3 शेल के नाम मैं आपको बता रहा, जनरली ये पूछा नहीं जाता, बुक्स में होता भी नहीं है, बट फिर भी आप लोग जान लो। तो जो लास्ट वाली शेल है उसको बोलते हैं वैलेंसी शेल, उससे जस्ट पहले वाली शेल उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और जो उससे पहले वाली शेल होती है यानी कि लास्ट से थर्ड शेल, उसको नाम देते हैं प्री पेनल्टीमेट शेल। तो लास्ट वाली वैलेंसी शेल, उससे पहले वाली पेनल्टीमेट शेल, और उससे पहले वाली प्री पेनल्टीमेट शेल। तो मैं जगह कम थी तो दोनों के नाम मैंने एक साथ लिख दिए, क्योंकि नाम सेम ही है, सिर्फ लास्ट थर्ड वाली के आगे प्री लग जाता है, बाकी दोनों में पेनल्टीमेट शेल ही होता है, ठीक है। और जो फर्स्ट शेल होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये शेल्स के कुछ नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए, लिख लीजिए, इसको डायग्राम को बना लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसके दूसरे पोस्टुलेट की तरफ कि दूसरा पोस्टुलेट क्या था। पोस्टुलेट का मतलब होता है विचार, अभिधारणाएं, यानी वो क्या सोचते थे अपने मॉडल को लेके, तो वो चीज अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए बना लिया होगा आपने, हटा देता हूँ इसको। तो एटम का बेसिक यही डायग्राम होता है। बोहर के अकॉर्डिंग उसने उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को डिफाइन कर दिया था, बट ये मॉडल भी परफेक्ट नहीं था, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं आगे, तो मैं आपको ड्रॉबैक्स वगैरह सब बता दूंगा। बट अभी आज अपन ने स्टार्ट किया है, तो ये मॉडल बहुत बड़ा है, और ये एक दिन में तो खत्म नहीं होने वाला, जैसे बाकी हो गए एक एक दिन में, तो ये नहीं हो सकता बेसिकली। इसमें कैलकुलेशन के पार्ट भी बहुत हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, हमें न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, ऐसा कुछ नहीं बहुत टफ है, ध्यान से देखते रहिए बस। सेकंड, अब यहाँ ये पोस्टुलेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। क्यों रखने वाले हैं, अपना एक क्वेश्चन रदरफोर्ड से आया था, व्हाई इलेक्ट्रॉन
डज नॉट फॉल ऑन न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जनरेट हुआ था, ठीक है। अब आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इतना नहीं सोच पाओगे, बट डोंट यू वरी, जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं खुद ही आपको जनरेट करवा दूंगा और खुद ही उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपके पास भी डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और मेरे पास भी बताने के लिए बहुत कुछ होगा। बट अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जितनी भी चीज़ें आपको नॉलेज बेस पे देनी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको मिल जाएगी। तो रदरफोर्ड के मॉडल से ये क्वेश्चन जनरेट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन जनरेट क्यों होता है, हम बात कर रहे थे एक बार। सपोज कीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कहीं पे इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है प्लस जेड ई। जेड होता है एटॉमिक नंबर और ई मतलब चार्ज। तो आपको मैंने चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लिखाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक नंबर होगा इनटू ईज कर दोगे, आपका न्यूक्लियस का चार्ज निकल जाएगा। ये है इलेक्ट्रॉन, ये कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आप सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आप सबने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी होगी, बेसिकली हर जगह फॉलो होती है, वो हम पे भी फॉलो होती है, दुनिया के हर जगह फॉलो होती है, दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात है, सब मानते हैं, ठीक है। जो भी चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। बट आजकल की जनरेशन बहुत आगे निकल गई है, थोड़ी चीज़ें थोड़े एक्सेप्शंस आजकल ज़्यादा मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन कैसा है कि न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए, यानी इनके, और एक चीज़ और याद रखना, अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन शॉर्ट में एफ लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जब भी आप पढ़ोगे। तो ये बेसिकली बात थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन को सीधा जाके इस पे गिर जाना चाहिए। अब बच्चों एक बात बताओ, न्यूक्लियस में तो सारे प्रोटॉन होते हैं, ऑल प्रोटॉन्स यही होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, तो सारे प्रोटॉन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते क्या? बिल्कुल खींच सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं खींच पा रहे? तो ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको एक्सप्लेन किया था किसने? बोहर ने। तो ये था बेसिक कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा फोर्स था, क्यों नहीं हो पा रहा था, ये सारी चीजें इस डायग्राम में है, इसको बना लीजिए, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। हटा देता मैं इसको। आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, क्या होता है, सारी चीजें। चलो, बोहर ने इस पोस्टुलेट में समझाते हुए क्या बोला, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज counter balanced by centrifugal force। अब हो सकता है आप में से काफी लोग इस फोर्स को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता ये फोर्स होता क्या। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, यानी एक एज्यूमिंग फोर्स होता है, ठीक है। यानी कि हम जब भी कभी भी कहीं पे भी एक सर्कुलर पाथ में हम फोर्स अगर ले रहे हैं तो हम उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका बेसिक एग्जांपल है और आप सबने इसको ऑब्जर्व किया है। कैसे ऑब्जर्व किया है? देखिए, आप सब कभी ना कभी कार वगैरह में बैठे हैं, कभी ना कभी, क्यों बहुत बार बैठे होंगे। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब कोई सर्कुलर पाथ आता होगा, यानी हाईवे पे एक सर्कुलर पाथ आ रहा है, गाड़ी टर्न कर रही है, ठीक है, तो गाड़ी बहुत स्पीड से टर्न करती है, तो गाड़ी अगर इस डायरेक्शन में टर्न कर रही है तो आप थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव करते हो, यानी गाड़ी अगर ऐसे टर्न कर रही है तो आप उधर की साइड मूव करोगे। ऐसा क्यों?
अगर गाड़ी इधर टर्न कर रही है तो आपको भी इधर ही टर्न करना चाहिए, नहीं, अगर आप भी इधर टर्न करोगे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप पे उस टाइम अप्लाई होता है, यानी जैसे ही गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में आती है, गाड़ी की डायरेक्शन ये है और आपकी डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट, आप गाड़ी की डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जिधर सर्कुलर पाथ में जिधर बॉडी जा रही है, मूविंग बॉडी जिधर जाएगी उसके अपोजिट उस पर एक और फोर्स लगता है। अब सिंपल सी बात है, गाड़ी, आप गाड़ी में बैठे हो तो आप तो गाड़ी के अंदर हो, और अंदर कांच वांच सब कुछ बंद होते हैं, तो ये फोर्स तो अप्लाई नहीं होना चाहिए था, बट मैंने क्या बोला, एक एज्यूमिंग फोर्स है जो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पे वर्क करता है। जब भी एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी गाड़ी, कभी ऑब्जर्व करना नहीं किया हो, एक सर्कुलर पाथ पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी जिस डायरेक्शन में जाएगी आप उसके अपोजिट साइड में जाओ, ठीक है। तो ये मोस्टली बैलेंसिंग के लिए होता है, बैलेंसिंग बनाने के लिए, और इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो बोहर ने इसी फोर्स को इंट्रोड्यूस कराया इलेक्ट्रॉन के स्टेबल रहने पे, यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करता रहता है, नहीं गिरता, उसके लिए उसने इसी फोर्स को एक्सप्लेन कराया। अब कैसे, वो देखते हैं। बोहर के अकॉर्डिंग ये एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बोहर ने क्या बोला कि ये फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। अब सिंपल सी चीज है, मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, नहीं मैं नहीं खड़ा हूं, चलो सपोज करो एक गाड़ी है, मैंने दो ट्रैक्टर लिए, ट्रैक्टर समझते हो ना, गाँवों में चलते हैं, जानते ही होगे, ठीक। तो ट्रैक्टर लिए, मैंने क्या किया, गाड़ी को, गाड़ी के दोनों साइड पे रस्सी बांध दी, एक ट्रैक्टर को उधर और एक ट्रैक्टर को गाड़ी के उधर रखा, दोनों उस ट्रैक्टर तो गाड़ी को खींच रहे, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है, और दोनों की पावर सेम है। तो मुझे बताओ गाड़ी किधर मूव करेगी, नहीं मूव कर सकती, ज्यादा ताकत लगाएंगे तो गाड़ी बिखर जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी, इसीलिए मैंने खुद को हटा दिया, वरना कोई मुझे खींचता तो पता चला ये हाथ लेके चला गया, इधर वाला ये हाथ लेके चला गया, बाद में पड़ा था कैसे में। तो फोर्स अगर दोनों साइड से इक्वली लग रहा है तो बीच में जो चीज है वो कहीं भी मूव नहीं होने वाली। तो यही चीज तो बोहर ने बताया, बोहर ने क्या बोला, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय, क्या बताया बोहर ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको काउंटर बैलेंस कर लेता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब इधर भी उतना ही फोर्स है, उधर भी उतना ही फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो इसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा। अब ये डायरेक्शन पे नहीं है कि सिर्फ यहीं पे लग रहा है, यहाँ नहीं लगेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा ये प्रोसेस चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन कि इलेक्ट्रॉन जाके क्यों न्यूक्लियस पे नहीं गिरता। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट था। अब इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट अपन को लेना है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 R, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। Q1 यहाँ पे क्या है, तो Q1 आपका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज के बीच में लग रहा है, तो Q1 एक का चार्ज होगा, Q2 दूसरे का चार्ज होगा, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये R क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस बोलते हैं। तो ये R उसी को डिफाइन करती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका होता है वो होता है mv²/r। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता ताकि थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं।
ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके नहीं गिरता, और यही है इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन क्यों जाके न्यूक्लियस पे नहीं गिरता, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट था तो उसकी वैल्यू 1 ले ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा जो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है वो यही तो बोलता है दैट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे नहीं गिरता। तो ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट, और इस रिलेशन को बहुत अच्छे से दिमाग में आप रखना, क्योंकि पूरे डेरिवेशन में इस रिलेशन का बहुत सारा यूज है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, तो थर्ड पोस्टुलेट में बोहर ने बताया, थर्ड पोस्टुलेट, अब जो थर्ड पोस्टुलेट बोहर ने बताया, एक्चुअल में बोहर का एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है, कि उसने इसका यूज क्यों किया ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट हाँ उसने इस पॉइंट को रखा, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे डेरिवेशन में ये पोस्टुलेट भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये एक ड्रॉबैक भी है उसका। इलेक्ट्रॉन्स कैन revolve only those orbitals in which angular momentum is fixed, ठीक है। उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करेंगे जिनमें एंगुलर मोमेंटम क्या हो, फिक्स। तो इसके लिए उसने एक रिलेशन दिया, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, उसने एक रिलेशन दिया। अभी जो h अपॉन 2 पाई उसने लिया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों इसने h अपॉन 2 पाई का यूज किया, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक था, ये जो n होता है ये तो शेल है, मैंने बताया ना स्मॉल n हर जगह शेल को इंडिकेट करेगा, तो शेल क्या होती है 1 2 3, ये नंबर ही पुट करने हैं, ठीक। तो अगर यानी कि उसने बोला कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, तो सपोज करो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराना है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू n की वैल्यू रखोगे 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, तो कितना होना चाहिए h अपॉन 2 पाई, यानी जिन इलेक्ट्रॉन के पास mvr की वैल्यू h अपॉन 2 पाई के इक्वल होगी वो फर्स्ट सेल में रिवॉल्व करेंगे। तो सेकंड वाले के लिए क्या होनी चाहिए h अपॉन पाई, यानी कि h अपॉन पाई अगर ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के पास है एंगुलर मोमेंटम की, तो ही वो सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, वरना नहीं करेगा, ऐसा बोहर ने बताया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको हम दे देते हैं या फिर एक काम करो यार, अपन ने रिलेशन तो दो ही लिए, इसको लो सेकंड और इससे पहले वाले को लो फर्स्ट, क्योंकि अपन ने पोस्टुलेट के नंबर लिए हैं, लेकिन रिलेशन तो अपने मैथमेटिकल दो ही आए ना। पहला आया था mv स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, सॉरी हाँ जेड स्क्वायर बाई आर, यही आया था। चलिए तो ये आ गए 3 पोस्टुलेट आपके हो गए। तो अगर mvr की वैल्यू इन वैल्यू को सेटिस्फाई करती चलिए, आप 3 के लिए होगा तो 3 के लिए n की वैल्यू 3 रख देंगे, 3h अपॉन 2 पाई, तो जिसकी वैल्यू जिस इलेक्ट्रॉन के mvr की वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई होगी वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो ये एक्चुअल में उसका ड्रॉबैक था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशन को सपोर्ट करता है। चलिए फोर्थ पोस्टुलेट, तो फोर्थ पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट है
the energy of an electron in orbit does not change with time. अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। बोहर ने एक चीज और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व कर सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन के पास उस ऑर्बिट के बराबर एनर्जी हो। ठीक, बात को समझना। फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा हुई तो वो इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये है इस पॉइंट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ऑर्बिट हमेशा एनर्जी फिक्स रखता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स ही होती है, कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ। बट एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर, हायर से लोअर पे जंप जरूर करते हैं, तो वो मैं भी आपको ऑब्जर्वेशंस में बताऊंगा क्या होता है, कैसे जंप करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग लिख लीजिए। तो ये था इस पोस्टुलेट का मतलब। चलिए पहले एक काम करते हैं, अपन ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं, फिर बोहर कैलकुलेशन की तरफ चले जाएंगे। तो हेडिंग डालिए, observations of Bohr's model। Observations of Bohr's model, तो जो भी अपन ने पढ़े वो उसके मेन पोस्टुलेट्स थे। अब अपन बात करने जा रहे हैं बोहर्स के ऑब्जर्वेशंस की, कि बोहर ने ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिए। चलिए, ये है एक न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट सेल, ये है सेकंड सेल, ये है थर्ड सेल, ये है फोर्थ सेल, ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल। ठीक, अब बोहर के ऑब्जर्वेशन क्या थे? बोहर का पहला ऑब्जर्वेशन था कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे, यानी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, सेल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो ये इनफाइनाइट नंबर पे शेल होती है यहाँ पे एनर्जी हो जाती है 0। तो पहली चीज मैंने बताया, अब देखो फर्स्ट सेल की है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथे की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन। हम इसे कैलकुलेट भी कर पाएंगे आगे, ठीक है, तो वैल्यू थोड़ी बहुत अप्रॉक्सीमेट भी हो सकती है, हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर फॉर्मूला से। तो वो देखिए यहाँ -13.6 माइनस, यानी माइनस वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, और लास्ट में 0 हो जा रही है। तो बोहर का जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो यही था, व्हेन वी मूव lower to higher shell, when we move lower to higher shell, energy of the shell increases। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला ऑब्जर्वेशन लीजिए, ठीक है, when we move lower to higher shell, energy of the shell increases। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है, इसका मतलब वैल्यू एक्चुअल में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये था उसका पहला ऑब्जर्वेशन। अब एक टर्म आता है, जैसे एक क्वेश्चन आज मुझसे पूछा गया था जिसमें एनर्जी गैप की बात की गई थी, तो एक्चुअल में एनर्जी गैप होता क्या? तो वो वहां का एनर्जी गैप अलग था, ये एनर्जी गैप अलग है।
यहाँ पे एनर्जी गैप का मतलब क्या होता है, हायर सेल से लोअर सेल की एनर्जी का डिफरेंस, जिसे अपन डेल्टा ई से दिखाते हैं। तो एनर्जी गैप को अपन किससे दिखा रहे हैं, डेल्टा ई। अब देखिए यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 सेल लिए हैं, तो मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ डेल्टा ई1 की, तो डेल्टा ई1 क्या है, डेल्टा ई1 है कि ये कौन सा सेल है, ये अगर नाम दे तो ये ए1 हो गया, ये ए2 हो गया, ये E3 हो गया, और ये E4 हो गया, और ये E इनफाइनाइट हो गया। तो डेल्टा E1 मतलब पहले दो शेल के बीच का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। डेल्टा E2 क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2, और डेल्टा E3 क्या हो जाएगा, E4 माइनस E3। तो आपको जो भी, यानी कि हायर सेल से लोअर सेल का जो डिफरेंस होता है उसे हम नाम देते हैं एनर्जी गैप, जिसे डेल्टा ई से दिखाते हैं। तो बोहर ने जो अपना सेकंड ऑब्जर्वेशन बताया था, अब देखिए आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे एनर्जी गैप का मतलब क्या है, ये है एनर्जी गैप का मतलब, पहला एनर्जी गैप, दूसरा एनर्जी गैप, तीसरा एनर्जी गैप, यानी यहाँ से यहाँ के बीच के डिफरेंस, यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस हो गया डेल्टा ई1, ये हो गया डेल्टा ई2, ये हो गया डेल्टा ई3। सारी वैल्यूज है, आप वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पहली सॉल्व करके दे देता, कितनी वैल्यू है, -3.4, फिर माइनस 13.6 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +13.6। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पहला एनर्जी डिफरेंस है वो होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बोहर का जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो यही था, when we move lower to higher shell energy gap decreases। तो पहला पॉइंट क्या था कि एनर्जी शेल की इंक्रीज करती है, लोअर से हायर शेल की तरफ जाओगे तो एनर्जी शेल की इंक्रीज करेगी, लेकिन एनर्जी गैप डिक्रीज करेगा। तो लिखते हैं उसे भी अपन, होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, हटा दूं मैं इसे। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस थे बोहर के, ये सब आप अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन वी मूव लोअर टू हायर शेल एनर्जी गैप इंक्रीज, यानी लोअर से हायर शेल की तरफ जाओगे तो एनर्जी गैप इंक्रीज करेगा, ये भी अपन ने देख, सॉरी एनर्जी गैप डिक्रीज, एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी गैप डिक्रीज करता है। तो अब वैल्यू जब सॉल्व करोगे, मैंने पहले ही आपको दे दिया, -1.51 से यही से दिख रहा होगा, डिफरेंस छोटा आएगा, इनका डिफरेंस और कम आएगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, तो क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। पहली 10.2 आई, यहाँ पे और छोटी आएगी, यहाँ पे और छोटी आएगी, ऐसे करते करते वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी। तो एनर्जी गैप विल बी डिक्रीजेस।